मूवी की शुरुआत कुछ लोगों के इंटरव्यू से होती है जो मूवी की कहानी बता रहे हैं। 20 साल पहले 1982 में एक बहुत बड़ा यूएफओ साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आया था। इंसानों ने आज से पहले कोई यूएफओ नहीं देखा था, इसलिए उन्हें अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो पा रहा था। इंसानों ने 3 महीने तक उस शिप से एलियंस के बाहर आने का वेट किया, लेकिन वो शिप चुपचाप सिटी के ऊपर मंडराता रहा। आखिरकार इंसानों ने उस शिप के अंदर जाने का डिसाइड किया और उसका गेट तोड़ के अंदर चले गए। उन्हें उस शिप के अंदर बहुत से एलियंस मिले जो कि बहुत कमज़ोर और बीमार हो गए थे। 10 लाख से भी ज़्यादा एलियंस को गवर्नमेंट ने नीचे आके अर्थ पर रहने की परमिशन दे दी। साउथ अफ्रीका के गवर्नमेंट ने उन एलियंस के लिए इंसानों से दूर एक कैंप बनाया ताकि इंसान उन्हें परेशान ना करे। उनके लिए जोहान्सबर्ग सिटी में झोपड़े बना दिए गए और सारी एलियंस शांति से वहीं पर रहने लगे। लेकिन कुछ सालों में ही उनकी आबादी बढ़ने लगी और उनके झोपड़े भी। अभी एलियंस की जगह को डिस्ट्रिक्ट 9 कहा जाता है। अब एलियंस की शिप को अर्थ पे आए 20 साल हो चुके हैं और एलियंस की पॉपुलेशन 20 लाख हो गई है। वो लोग अपने प्लैनेट वापस नहीं जा सकते क्योंकि लैंडिंग के वक्त उनके यूएफओ को कंट्रोल करने वाली चीज़ अर्थ पे कहीं गिर गई थी और वो आज तक नहीं मिली है। इस वजह से उनका शिप आज भी सिटी के ऊपर हवा में मंडरा रहा है, लेकिन उसे अब कंट्रोल नहीं किया जा सकता। 20 साल से झुग्गियों में फंसे एलियंस ने वहाँ रहना अच्छे से सीख लिया है। आसपास पड़े कचड़े के डब्बों से उनके खाने का जुगाड़ हो जाता है, लेकिन एलियंस इंसानों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, जिस कारण वो उनके कार्स और बाकी सामान बर्बाद करते रहते हैं। इसके अलावा उनके झुग्गियों के पास गवर्नमेंट ने आर्मी को तैनात किया हुआ है क्योंकि नाइजीरिया के ब्लैक मार्केट के लोग कुछ एलियंस को हथियार बेचते रहते हैं। उनके झुग्गियों के अंदर ही इन हथियारों की डील होती है और इन सब के पीछे नाइजीरियन गैंग का पागल लीडर ओबासांजो है, जो कि आधा पैरालाइज्ड है। ओबासांजो की गैंग एलियंस को बिल्ली को खिलाने वाला खाना भी बेचती है, जो इन एलियंस को बहुत पसंद है। इन एलियंस ने इंसानों की भाषा बोलना और समझना सीख लिया है, इसलिए उन्हें इंसानों से कोई भी डील करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इन एलियंस में बचपना भरा हुआ है। ये बताया जाता है कि किसी बीमारी के कारण इनके ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से नाइजीरियन बहुत जल्द ही एलियंस से परेशान होने लगे थे। 20 साल के बाद इंसानों ने इन एलियंस को पार्क में और शॉप्स में बैन कर दिया था। उनका नाम प्रॉन रख दिया गया था क्योंकि वो प्रॉन मछली जैसे दिखते हैं। इंसानों ने इन प्रॉन्स को जोहान्सबर्ग सिटी से निकलवाने के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। लोकल्स ये कहने लगे थे कि गवर्नमेंट ने इन घिनौने जानवरों के पीछे बहुत सा पैसा बर्बाद कर रही है। इंसानों और एलियंस के बीच हो रहे इस हंगामे को देखते हुए गवर्नमेंट ने मल्टीनेशनल यूनाइटेड या MNU नाम की एक प्राइवेट वेपन बनाने वाली कंपनी को हायर किया, जिन्हें एलियंस के हक से कोई मतलब नहीं था। एलियंस के पास भी अपने खुद के वेपन्स थे जो उन्होंने ऐसे बनाए थे कि कोई इंसान उसे यूज़ ना कर सके। MNU बहुत दिन से ऐसे एलियन टेक से बनी वेपन्स पे रिसर्च कर रही है। MNU को इन एलियंस को डिस्ट्रिक्ट 9 से बाहर निकाल के सिटी के बाहर नए कैंप में भेजने की जिम्मेदारी मिली है। विनकस नाम के एक MNU फील्ड ऑपरेटिव को इस मिशन का कमांडर बनाया गया है। विनकस और सोल्जर्स की एक टीम डिस्ट्रिक्ट 9 जाके प्रॉन्स को वो जगह छोड़ के जाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने जाते हैं। विनकस घर घर जाके एलियन से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है। जो लोग उनकी बात नहीं सुनना चाहते, सोल्जर्स उन्हें शूट करके आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें रास्ते में एलियन एग से भरा हुआ एक घर मिलता है। ज़्यादा कुछ ना सोच के वो उस घर को आग लगा देते हैं। इस बीच 3 एलियंस, क्रिस्टोफर, उसका छोटा बेटा CJ और क्रिस्टोफर का फ्रेंड कूड़े के ढेर में कुछ ढूंढ रहे हैं। क्रिस्टोफर 20 साल से एलियन फ्यूल बनाने की कोशिश कर रहा है और उसे अब जाके सक्सेस मिला है। लेकिन तभी अचानक से विनकस और उसकी टीम उसके घर पहुंच जाती है। क्रिस्टोफर का दोस्त दरवाज़ा खोलने जाता है और तभी क्रिस्टोफर अपना बनाया हुआ लिक्विड घर में छिपा के पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। विनकस और उसकी टीम घर में घुस जाती है और वेपन्स ढूंढने लगती है। उन्हें वेपन्स तो नहीं मिलते, पर वो लिक्विड मिल जाता है। विनकस उसे ध्यान से देखता है और गलती से अपने फेस पे वो स्प्रे कर लेता है। अपना चेहरा साफ करने के बाद विनकस उस लिक्विड को एक बैग में रख देता है लैब में टेस्ट करने के लिए। उस लिक्विड को बचाने के लिए क्रिस्टोफर का दोस्त विनकस पे अटैक करने लगता है, इसलिए विनकस के साथ आए सोल्जर्स उसे ठिकाने लगा देते हैं। एलियन से लड़ते लड़ते विनकस को चोट लग गई थी, इसलिए उसका असिस्टेंट उसकी ड्रेसिंग कर देता है। उसे जल्द ही कमज़ोरी महसूस होने लगती है। वो क्रिस्टोफर का घर चेक करते करते और बीमार पड़ने लगता है। वो लोग फिर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुकते हैं, जहाँ विनकस के नाक से एक काला लिक्विड निकलने लगता है। उसकी टीम वाले ये सब देख के डर जाते हैं और उसे MNU हेडक्वार्टर वापस ले जाते हैं। विनकस अभी भी खांसे जा रहा है और उसे चक्कर भी आ रहे हैं। वो अचानक से देखता है कि उसके नाखून सड़ने लगे हैं। दूसरी ओर डिस्ट्रिक्ट 9 में क्रिस्टोफर और उसका बेटा बड़े डेस्परेट होकर उसका बनाया हुआ लिक्विड ढूंढ रहे हैं जो उन्होंने घर में छिपाया था।
उस दिन विनकस के दोस्तों ने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी है। वो जैसे ही केक काटने वाला था, उसके मुंह से ब्लैक लिक्विड निकल के केक पे गिर जाता है। सारे गेस्ट को ये सब देख बहुत घिन आती है। विनकस की वाइफ उसे हॉस्पिटल ले जाती है। एक डॉक्टर उसकी ड्रेसिंग खोलता है और ये देख के चौंक जाता है कि उसका हाथ एक एलियन के पंजे में बदल गया था। विनकस ये देख के पैनिक करने लगता है, इसलिए डॉक्टर्स उसे बेहोश करने की कोशिश करता है। डॉक्टर सिक्योरिटी को बुला के विनकस को बंधवा देता है। वो लोग विनकस को एक बॉडी बैग में बांध के एमएनयू लैब ले जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो धीरे धीरे एक एलियन बन रहा है, जिसकी वजह उसके चेहरे पे गलती से स्प्रे किया हुआ लिक्विड है। उन्हें उसके पॉकेट में वो लिक्विड भी मिल जाता है। डॉक्टर्स उस पर एक्सपेरिमेंट्स करने लगते हैं। यहाँ पता चलता है कि विनकस उन एलियन वेपन्स का भी यूज़ कर सकता है जो और कोई इंसान नहीं कर सकता। वो लोग तो उसे एक मासूम एलियन को मारने के लिए भी कहते हैं। साइंटिस्ट को ये पता चलता है कि विनकस का आधा डीएनए इंसान का है और आधा एलियंस का, लेकिन वो धीरे धीरे पूरी तरह एक एलियन बन जाएगा। विनकस के फादर इन लॉ की परमिशन लेके साइंटिस्ट विनकस को मार के उसके बॉडी पार्ट्स को संभाल के रखना चाहते हैं ताकि वो लोग एलियन वेपन्स को यूज़ कर सके। लेकिन उनके काम शुरू करने से पहले ही विनकस उन पे अचानक से अटैक कर वहाँ से निकल भागता है। वो फिर एमएनयू हेडक्वार्टर्स से निकल के अपने घर पहुँच जाता है, पर तब तक एमएनयू एजेंट्स घर घर जाके उसे ढूंढने लगते हैं। विनकस फिर एक रेस्टोरेंट में चले जाता है जहाँ वो न्यूज़ में अपने आप को देखता है। न्यूज़ में उसके बारे में गलत खबर फैलाई जा रही है। न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि विनकस को एक बीमारी हो गई है जिस कारण वो एक एलियन में बदल रहा है और सभी लोगों को उससे 20 फीट दूर रहने की वार्निंग दी जा रही है। और कोई रास्ता ना देखते हुए विनकस डिस्ट्रिक्ट 9 में चले जाता है। वहाँ पे क्रिस्टोफर के शेड में चले जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि एलियन स्पेसशिप का कमांड मॉड्यूल क्रिस्टोफर ने 20 साल से अपने पास छिपा रखा था, जो सबको लगा था कि खो गया है। क्रिस्टोफर ने जो लिक्विड बनाया था वो उनके स्पेसशिप को फिर से एक्टिवेट कर सकता था ताकि सारे एलियंस अपने प्लैनेट वापस जा सके। सेम लिक्विड विनकस को फिर से एक इंसान में बदल सकता है। ये सब पता चलने के बाद वो दोनों एमएनयू हेडक्वार्टर्स जाने की सोचते हैं वो लिक्विड वापस लाने के लिए। विनकस गैंग लीडर उपसांजो के पास जाता है कुछ वेपन्स खरीदने के लिए। उपसांजो मान जाता है, पर पहले वो विनकस का एलियन पंजा काट के खाना चाहता है। नाइजीरियंस का ये मानना है कि एलियन बॉडी पार्ट्स खाने से उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। इससे पहले कि वो लोग विनकस के पंजे काट पाते, विनकस को एक एलियन वेपन मिल जाता है और वो गैंग पे अटैक कर देता है। फिर वो वहाँ रखे सारे वेपन्स उठा के वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद ही क्रिस्टोफर और विनकस मिल के एमएनयू हेडक्वार्टर्स पर अटैक कर देते हैं। वो पावरफुल वेपन्स के कारण बिना किसी दिक्कत के अंदर घुस जाते हैं। एक कर्नल जिसे विनकस को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी वहाँ बाकी गार्ड्स के साथ आ जाता है। विनकस को फाइनली वो लिक्विड मिल जाता है, लेकिन तभी क्रिस्टोफर को अपना दोस्त लैब में दिखता है। साइंटिस्ट उस पर बहुत दिन से कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। सोल्जर्स लैब के अंदर आके उन पर फायर करने लगते हैं। वो लोग वॉल तोड़ के वहाँ से भागने में कामयाब रहते हैं, लेकिन पुलिस हेलीकॉप्टर में डिस्ट्रिक्ट 9 तक उनकी कार का पीछा करती है। क्रिस्टोफर विनकस के साथ अपने शेड में वापस आ गया है। वो विनकस से कहता है कि उसे पहले अपने एलियन भाइयों की हेल्प करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो विनकस को फिर से इंसान में बदलेगा। अपनी कंडीशन से डरा हुआ विनकस एक लकड़ी के टुकड़े से क्रिस्टोफर को मार के बेहोश कर देता है। वो फिर एलियन शिप को खुद ही स्टार्ट करने की कोशिश करता है। विनकस शिप में चले जाता है और उसे उड़ाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हवा में पहुंचने के कुछ देर बाद ही एमएनयू के मिसाइल उसे नीचे गिरा देते हैं। सोल्जर्स विनकस को बाहर निकाल के अरेस्ट कर लेते हैं। क्रिस्टोफर का बेटा सीजे छिप के ये सब देख रहा है। तभी एकदम से सोल्जर्स पर उपसांजो के लोग हमला कर देते हैं। कुछ देर की लड़ाई के बाद विनकस को उपसांजो बंदी बना लेता है। उपसांजो विनकस का पंजा काट के खाने ही वाला था कि तभी सीजे उन पे एक रोबोट के थ्रू अटैक करने लगता है और विनकस को बचा लेता है। जैसे ही विनकस वहाँ से निकलता है वो मेन शिप को हवा में मंडराता हुआ देखता है। विनकस फिर एक एडवांस हथियारों से लैस सूट पहन लेता है। वो शुरू में तो उसका यूज़ करके वहाँ से भागने की सोचता है, पर फिर वो क्रिस्टोफर की हेल्प करने के लिए वापस आ जाता है। वो दोनों स्पेसक्राफ्ट की ओर भागने लगते हैं, लेकिन उसके सूट पर कोई गोली मार देता है और वो काम करना बंद कर देता है। विनकस क्रिस्टोफर से कहता है कि वहाँ से भाग निकले और अपने बेटे और बाकी एलियन साथियों को बचाए। क्रिस्टोफर विनकस से प्रॉमिस करता है कि वो 3 साल में वापस आएगा और विनकस को फिर से पहले जैसा कर देगा। विनकस सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि क्रिस्टोफर सीजे को लेके मदरशिप में चढ़ सके। वो लोग अपने मिशन में कामयाब होते हैं। नीचे जख्मी विनकस को कर्नल अरेस्ट कर लेता है, लेकिन वो गुस्से में उसे वहीं ख़त्म कर देना चाहता है। लेकिन बाकी एलियंस विनकस की हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। वो कर्नल को चारों ओर से घेर लेते हैं और उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। वो बड़ा स्पेसशिप आखिरकार क्रिस्टोफर और सीजे के साथ टेक ऑफ करता है। सभी एलियंस को भरोसा है कि
क्रिस्टोफर वापस आएगा और सारे एलियंस को वापस अपने प्लैनेट ले जाएगा। इस इंसिडेंट के बाद विनकस पूरी तरह गायब हो गया है और किसी को नहीं पता कि वो आजकल कहाँ है। एलियंस को डिस्ट्रिक्ट 9 से हटाने का मिशन सक्सेसफुल हो गया है। अभी सारे एलियंस डिस्ट्रिक्ट 10 में रहने लगे हैं, जो कि जोहान्सबर्ग सिटी से 200 किलोमीटर बाहर की ओर है, और एलियंस की पॉपुलेशन भी बढ़ के अब 2.5 मिलियंस हो गई है। फिर विनकस की वाइफ को एक मेटल का फ्लावर पकड़े हुए दिखाया जाता है। वो कहती है कि वो फूल उसे उनके घर के दरवाजे के बाहर रखा हुआ मिला था। उसे लगता है कि वो फ्लावर विनकस वहाँ रख के गया है और उसे अभी भी विनकस के घर लौट आने की उम्मीद है। मूवी के एंड में पूरी तरह एलियन बन गए विनकस को दिखाया जाता है, जो अपनी वाइफ के लिए मेटल के रोज़ बना रहा है।